मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के सारे मैप्स को डिस्कस करेंगे। आपकी एसएसटी में हिस्ट्री में भी मैप्स हैं एंड जियोग्राफी में भी मैप्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट मैप वर्क को डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स का मैप वर्क आएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे मैप्स को अच्छे से समझ लिया तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपके मैप वर्क के 5 मार्क्स कंफर्म है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के सारे मैप्स को डिस्कस करेंगे, देन जियोग्राफी। तो हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये चैप्टर नंबर 2 में आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 3 सेशंस हुए थे उनको लोकेट करो। तो हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस हुए थे। एक कैलकाटा में हुआ था सितंबर 1920 में, नागपुर में दिसंबर 1920 में एंड मद्रास में हुआ था 1927 में। तो ये 3 कांग्रेस के सेशंस हुए थे एंड इनको हमें मैप पर लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो देखो कैलकाटा में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो क्यों हुआ था? वहां उस सेशन में महात्मा गांधी और दूसरे लीडर्स को कन्विंस करना चाहते थे कि हमें खिलाफत इशू को भी सपोर्ट करना चाहिए एंड स्वराज को भी सपोर्ट करना चाहिए इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो वो दूसरे लीडर्स को कन्विंस करने के लिए जो उन्होंने ये आइडिया रखा था ताकि जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं वो यूनाइट हो जाए। ठीक है, तो दिस हैपेंड इन द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हुआ सितंबर 1920 में। तो कैलकाटा कहां पर है? हियर इज कैलकाटा, वेस्ट बंगाल में एंड बिल्कुल कोस्ट के नजदीक है। दिस इज कैलकाटा। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया ये कैलकाटा। यहां पर हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन। देन नागपुर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम है उस मूवमेंट का, उसे अडॉप्ट कर लिया गया था नागपुर सेशन में। ये हुआ था दिसंबर 1920 में। ठीक है, नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है एंड यहां पर बिल्कुल कोने में है, मध्य प्रदेश के एकदम नीचे। ठीक है, सो दिस इज नागपुर। यहां पर लिख रही हूं मैं। ओके, सो ये नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। देन मद्रास में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हुआ था साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए। जो साइमन कमीशन प्रपोज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ 1927 में। मद्रास कहां पर है? मद्रास इज इन तमिलनाडु एंड यहां पर तमिलनाडु के बिल्कुल ऊपर कोने में है। ठीक है, मद्रास, हियर इज मद्रास। ठीक है, तो ये 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए उनकी जगह को हमने लोकेट कर दिया, कैलकाटा, नागपुर एंड मद्रास। टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए एंड कहां पर ये लोकेटेड है ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैलकाटा, नागपुर है महाराष्ट्र में एंड मद्रास है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया चैप्टर नंबर 2 में से। और चैप्टर नंबर 2 में से और क्या पूछा जा सकता है? इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे, अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उन इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहां पर ये मूवमेंट्स हुई है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, उनको लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो सबसे पहले है चंपारण। चंपारण कहां पर है? बिहार में है एंड यहां पर क्या हुआ था? मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांट। जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन्होंने मूवमेंट किया था। देखो, गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था इंडिगो प्लांटर्स के लिए। क्यों? बिकॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन फार्मर्स को, इन प्लांटर्स को फोर्स करती थी इंडिगो उगाने के लिए, नील उगाने के लिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स को वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए था। लेकिन जब इंडिगो ग्रो करते थे तो फिर उस लैंड पर दोबारा और कोई दूसरी क्रॉप ग्रो नहीं करी जा सकती थी एंड जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाती थी। तो इससे वो जो फार्मर्स होते थे, जो प्लांटर्स होते थे, वो और दूसरे खाने की जो फूड क्रॉप्स हैं उनको ग्रो नहीं कर पाते थे एंड उनका गुजारा नहीं होता था। इसीलिए इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह किया था, ये मूवमेंट किया था इंडिगो प्लांटर्स के लिए, चंपारण बिहार में। तो चंपारण कहां पर है? बिहार में है। ये दिस इज उत्तर प्रदेश एंड इसके बिल्कुल साइड में यहां पर बिहार है एंड बिहार के भी एकदम कोने में है चंपारण। ठीक है, दिस इज चंपारण। ठीक है, ये चंपारण है। देन
खेड़ा, तो खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा में जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे, वो क्रॉप फेलियर की वजह से एंड प्लेग एपिडेमिक की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू या टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। क्रॉप का फेलियर हो गया था, उनकी फसल खराब हो गई थी एंड एक प्लेग एपिडेमिक आया था जिस वजह से वो अपनी रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट और वो चाहते थे कि जो रेवेन्यू है वो रिलैक्स हो जाए, उन्हें रेवेन्यू ना देना पड़े। तो इसी के सपोर्ट में ये पीजेंट सत्याग्रह हुआ था एंड ये भी महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था। ठीक है, तो खेड़ा गुजरात, खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है एंड हियर यहाँ पर लोकेटेड है खेड़ा। ठीक है, बिल्कुल कोने में। ये जो आपको बीच में से दिख रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये शेप से आपको दिख रही है, यहाँ पर इसके बिल्कुल साइड में खेड़ा लोकेटेड है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, देन अहमदाबाद, तो अहमदाबाद भी कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर क्या हुआ था? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह हुआ था। जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, जो कॉटन की मिल में काम करते थे, तो उन वर्कर्स की वेजेस को इंक्रीज करने के लिए ये सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद भी गुजरात में ही है एंड ये यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, खेड़ा से थोड़ा दूर यहाँ ऊपर वाली साइड लोकेटेड है। दिस इज अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर। ओके, देन अहमदाबाद के बाद अमृतसर, तो अमृतसर पंजाब में है एंड यहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। हम सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग था उसमें लोग आए थे एंड दे वर सेलिब्रेटिंग फॉर बैसाखी ऑल्सो एंड वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो जनरल डायर थे, उन्होंने इस क्राउड के ऊपर, इस भीड़ के ऊपर जो जलियांवाला बाग में थी, इस पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया एंड काफी लोगों की डेथ हुई, बहुत थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हुई, काफी लोग इंजर्ड हुए। तो इसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था ये अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में एंड पंजाब के भी बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, यहां पर दिस इज अमृतसर। ओके, देन अमृतसर के बाद यहाँ पर चौरी चौरा, चौरी चौरा कहाँ पर है? यूपी में है। कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखो हम सभी जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीसफुली चलता आ रहा था, लेकिन चौरी चौरा में वॉयलेंट हो गया था ये मूवमेंट, इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो लोग थे, लोगों की जो भीड़ थी, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके क्लैशेस हो गए पुलिस के साथ उनकी लड़ाई हो गई, क्लैश हो गया। इस वजह से लोगों ने गुस्से में आके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी एंड काफी पुलिसमैन की डेथ भी हुई थी। तो यहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वॉयलेंट हो गया था। ठीक है, इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद, चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया। ओके, तो चौरी चौरा कहां पर है? ये यूपी में है, हियर। ठीक है, ये जगह है यूपी में, गोरखपुर में ये जगह है। इट इज नोन एज चौरी चौरा, हियर। ठीक है, देन डांडी, तो डांडी कहां पर है? ये भी गुजरात में है एंड यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जो साल्ट मार्च किया था, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था ये, तो महात्मा गांधी ने जो साल्ट मार्च किया था वो डांडी में आके फिनिश हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था साल्ट मार्च एंड डांडी पहुंचकर वो जो साल्ट मार्च है वो खत्म हो गया था एंड डांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ठीक है, उसे तोड़ा था। ठीक है, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया था एंड सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था डांडी में। ठीक है, तो डांडी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है एंड ये गुजरात में ही है। गुजरात के, देखो गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लोकेटेड है डांडी। आई होप यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, ये देखो, ये अहमदाबाद है, ये खेड़ा है एंड इसके नीचे डांडी है। ये तीन सेंटर्स तो गुजरात में ही है, बहुत नजदीक है। सबसे पहले अहमदाबाद, देन यहाँ पर खेड़ा एंड देन उसके नीचे डांडी। ठीक है, तो ये डांडी है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर एंड हमने सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स को लोकेट कर दिया। दोबारा बता देती हूँ, ये अमृतसर है जहाँ पर पंजाब में, जहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। देन चौरी चौरा है यूपी में, यहाँ पर इस इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था, बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो गया था। चंपारण है बिहार में एंड यहाँ पर सत्याग्रह हुआ था, मूवमेंट हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के लिए। ठीक है, अहमदाबाद यहाँ पर लोकेटेड है एंड गुजरात में एंड यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा भी गुजरात में है एंड यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए
सत्याग्रह किया था, ठीक है। एंड दांडी में यहाँ पर सॉल्ट मार्च खत्म हुआ था एंड गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर, सबको हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैप्स। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके हमने मैप्स देख लिए। अब हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। हिस्ट्री हमने फिनिश कर ली। हिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसी में से मैप्स आएंगे और किसी चैप्टर में मैप्स नहीं है। अब हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के मैप्स को हम देखेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में से आपके मेजर सॉइल टाइप्स पर मैप आएगा। देखो 6 सॉइल टाइप्स हैं, 6 टाइप की सॉइल होती है, हम जानते हैं। एलुवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। तो ये 6 टाइप्स की सॉइल होती है। इन सॉइल को लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है इंडियन मैप पर कि ये कौन से रीजन में ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है। या फिर लोकेट कर सकते हैं मैप पर एंड ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टाइप की सॉइल है, ठीक है। तो ये मेजर 6 टाइप की जो सॉइल है, इनकी लोकेशन आपको इंडियन मैप पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल की। तो नाम से हमें पता चल रहा है ऐसी सॉइल जो माउंटेनियस रीजन, हिली रीजन में पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, हिमालयाज हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये नेपाल का जो रीजन है, सिक्किम एंड ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, हिमालयाज होते हैं। तो यहीं पर फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। तो ये J&K का पूरा रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। फिर नेपाल आ गया, हम तो अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं तो इसको मार्क नहीं करेंगे। एंड देन सीधा सिक्किम एंड देन कुछ अरुणाचल प्रदेश का पार्ट। तो यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। इसको हमने ग्रीन कलर से डिपिक्ट किया है। देन इसके बाद आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है, सबसे फर्टाइल सॉइल है एंड ये नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। नदर्न प्लेन्स जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है इसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं एंड इसी रीजन में एलुवियल सॉइल पाई जाती है बिकॉज दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। एंड यहाँ पर सारे जो रिवर्स हैं वो डिपॉजिट्स अपने लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स लेकर आते हैं एंड तब जाके नॉर्दर्न प्लेन बनता है एंड इट इज अ वेरी फर्टाइल रीजन। यहाँ पर वीट उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब का रीजन, देन हरियाणा, देन कुछ राजस्थान का पार्ट है, देन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं, गुजरात का भी कुछ रीजन है, ठीक है, राजस्थान का भी कुछ पार्ट है। तो यहाँ पर इन नॉर्दर्न प्लेन्स में ये एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स में भी आप देख सकते हो कि एलुवियल सॉइल यहाँ पर मार्क्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो इसको हमने लाइट ग्रीन कलर से डिपिक्ट किया है, ठीक है। देन रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल को हमने रेड कलर से डिपिक्ट किया। ये रेड कलर की होती है थोड़ी सी बिकॉज इसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रेड एंड येलो सॉइल। ये कहाँ पर पाई जाती है, दिस इज फाउंड इन द रीजन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, एंड ओडिशा, ओके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन रीजन में ये रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट है, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड। तो इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी जो रेड एंड येलो सॉइल है वो पाई जाती है, ठीक है। इसको हमने रेड कलर से शो किया है। महाराष्ट्र का भी कुछ रीजन है, कर्नाटका, ओके। तो इन स्टेट्स में, यहाँ पर इन स्टेट्स में एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेनली रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है, ठीक है। देन ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है ये ब्लैक कलर में होती है एंड इस सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो करती है, कॉटन। इसमें हम कॉटन ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल कहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यू में। यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश वाला जो स्टेट है, महाराष्ट्र में एंड गुजरात में मेनली ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का कुछ रीजन, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र एंड कुछ यहाँ पर तेलंगाना का भी रीजन है, कर्नाटका, तेलंगाना का भी रीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ओके, यू कैन सी इट क्लियरली। इसको हमने पर्पल कलर से डिपिक्ट किया। देन लैटरलाइट सॉइल। लैटरलाइट सॉइल उन रीजन्स में पाई जाती है जहां पर बहुत ही एक्सेसिव हैवी रेन होती है, मतलब ज्यादा बारिश होती है, तो लीचिंग की वजह से लैटरलाइट सॉइल बनती है, ठीक है। तो हैवी रेन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है, यहाँ पर लैटरलाइट सॉइल आपको मिलेगी। एंड देन यहाँ पर थोड़ी तमिलनाडु में भी है इसका कंसंट्रेशन एंड थोड़ा सा यहाँ पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में है एंड यहाँ पर आप मेघालय स्टेट देख सकते हो, मेघालय में भी लैटरलाइट सॉइल पाई जाती है बिकॉज हम जानते हैं मेघालय में कितनी ज्यादा रेन होती है, कितनी बारिश होती है। तो यहाँ पर लैटरलाइट सॉइल है। तो मेन कंसंट्रेशन कहाँ पर है, मेघालय में एंड ये जो वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर है लैटरलाइट सॉइल, ठीक है। इसका कुछ कंसंट्रेशन यहाँ मध्य प्रदेश में भी है, ओके। देन एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल ड्राई एरिया में जो जैसे कि राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है वहां पर पाई जाती है। तो एरिड सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान ओनली। तो राजस्थान का जो पार्ट है यहाँ पर एरिड सॉइल आपको मिलेगी। इसको येलो कलर से हमने डिपिक्ट किया, ठीक है।
तो ये आपके 6 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल है एंड इनको हमने मैप पर लोकेट कर दिया। तो ये लोकेट करना आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी सॉइल मेनली कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, बिकॉज लोकेट करने के लिए ही आपको बोला जाएगा सॉइल्स को। ठीक है, देन आगे बात करते हैं। अब आगे हमारा चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसमें कोई मैप नहीं है, तो अब आपका सीधा चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेज। इसमें अब हम मैप को डिस्कस करते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 3 से आपके ये डैम्स लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है। आपके चैप्टर नंबर 3 में टोटल 8 डैम्स गिवन है। सलाल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, तेरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुना सागर डैम एंड तुंगा भद्रा डैम। तो ये जो डैम्स हैं इनको लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, लोकेटिंग एंड लेबलिंग। आपको बोल देंगे कि नागार्जुना सागर डैम लोकेट करो, ठीक है, तो आपको लोकेशन पता करनी होगी कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है आपको लोकेट करके दे देंगे एंड इट विल बी आस्क्ड कि कौन सा मैप है, कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, मेनली आपसे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको डैम का नाम दे देंगे एंड यू हैव टू लोकेट इट ऑन द मैप। तो लोकेशन आपको पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कौन सी रिवर पर है। ठीक है, रिवर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट में वो है। तो सबसे पहले सलाल डैम। तो सलाल डैम कहाँ पर है? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में है एंड यहाँ पर बिल्कुल इसके कोने पर है, ये हेयर, यहाँ पर है ये सलाल डैम। ठीक है, दिस इज द सलाल डैम। अब अगला डैम है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहाँ पर। ठीक है, सो हियर इज द भाखड़ा नंगल डैम। यहाँ पर मैं इसका नेम लिख रही हूँ। ओके, सो दिस इज योर भाखड़ा नंगल डैम। देन टेहरी डैम। टेहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यहाँ पर ये जो थोड़ा उठा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर ये टेहरी डैम लोकेटेड है। ठीक है, हियर ये आपका टेहरी डैम। ठीक है, देन टेहरी डैम के बाद राणा प्रताप सागर डैम। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एंड ये बिल्कुल ये जो बॉर्डर है ना उसका, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का बॉर्डर यहाँ पर लोकेटेड है, बिल्कुल उसके बॉर्डर पर, यहाँ राणा प्रताप सागर डैम। एंड ये कौन सी रिवर पर है? चंबल रिवर पर ये लोकेटेड है। दिस इज योर राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नेम लिख रही हूँ। ओके, राणा प्रताप सागर डैम लोकेटेड इन राजस्थान ऑन चंबल रिवर। देन सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर ये डैम है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, एंड यहाँ पर गुजरात में यहाँ पर नर्मदा रिवर है एंड उसके ऊपर ये सरदार सरोवर डैम लोकेटेड है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम। ओके, देन हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महानदी रिवर के ऊपर। ठीक है, हीराकुंड डैम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर महानदी रिवर के ऊपर लोकेटेड है हीराकुंड डैम। ठीक है, देन नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम कहाँ पर है? यहाँ पर कृष्णा रिवर के ऊपर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, बिल्कुल यहाँ लोकेटेड है नागार्जुना सागर डैम। ठीक है, नागार्जुना सागर डैम लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर एंड तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर ये लोकेटेड है। देन तुंगाभद्रा डैम, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में यहाँ पर। ठीक है, ये जो थोड़ा बाहर निकला हुआ पोर्शन है इसके पास लोकेटेड है तुंगाभद्रा डैम एंड ये कौन सी रिवर पर है? तुंगाभद्रा रिवर पर ही है। सो हियर इज द तुंगाभद्रा डैम। ठीक है, तो ये आपके जो 8 डैम्स थे ये हमने मैप पर यहाँ लोकेट कर दिए। यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर JNK में सलाल डैम, देन हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल डैम, देन उत्तराखंड में टेहरी डैम, देन राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम, गुजरात में सरदार सरोवर डैम, उड़ीसा में हीराकुंड डैम एंड देन तेलंगाना में नागार्जुना सागर डैम एंड कर्नाटका में तुंगाभद्रा डैम। ठीक है, तो ये 8 डैम्स हैं, इनको हमने मैप पर लोकेट कर दिया। तो ये लोकेशन आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। अभी मैं आपको मैप करवा रही हूँ, तो अपने सामने भी एक पॉलिटिकल मैप लेना इंडिया का एंड साथ साथ लोकेट करो ताकि आपको अभी याद हो जाए। ठीक है,
अब मूव ऑन करते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट मैप। तो अब होगा आपका चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। हमने चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के भी डैम्स देख लिए, मैप्स देख लिए, उसमें सिर्फ डैम ही आएगा। अब चैप्टर नंबर 4 है आपका एग्रीकल्चर। इसमें सबसे पहले है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। तो आपको पता होना चाहिए कि राइस एंड व्हीट के कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। एंड इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आएगा, मतलब एरियाज ऑलरेडी मैप पर मार्क कर देंगे एंड आपको बताना होगी यहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रो करती है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि जो एरिया मार्क किए हुए हैं मैप पर वहां पर कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। सो ओनली आइडेंटिफिकेशन, आपको मार्क खुद नहीं करना है मैप पर, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए राइस के कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं एंड व्हीट क्रॉप के कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। तो हम जानते हैं राइस है वो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो कोस्टल एरियाज है वहां पर राइस उगाई जाती है, चावल उगाए जाते हैं। एंड व्हीट कौन से स्टेट्स में उगाई जाती है, जो हमारी कंट्री का नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो इन स्टेट्स में व्हीट उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं व्हीट के, ठीक है। दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ व्हीट। तो नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, देखो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ओके, राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, ओके। सो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर मेजरली व्हीट उगाया जाता है, व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है। तो एरिया आपको ऐसे मार्क कर देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ पर क्या मेजरली प्रोड्यूस किया जाता है। सो दिस इज व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है। राइस की हम बात करें तो जो राइस है वो नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है। तो ये जो कोस्टल एरियाज है ना, ईस्टर्न घाट्स आप ये देख रहे हो, यहाँ पर तमिलनाडु, ओडिशा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दी स्टेट्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश एंड बिहार का भी कुछ पार्ट है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, झारखंड है, एंड इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, यहाँ पर आप देख सकते हो असम है। तो इन स्टेट्स में राइस उगाया जाता है, ठीक है। ये जो कोस्टल एरिया है, पूरा कोस्टल एरिया है ये, एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पर जो राइस है वो मेजरली प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। तो व्हीट का तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है ये सेंट्रल पार्ट जो हो गया, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया। एंड राइस का है नॉर्दर्न पार्ट भी है, लेकिन ईस्टर्न साइड ज्यादा है एंड कोस्टल एरिया ज्यादा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट्स में मेनली है, मार्क कर देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब आगे और इस चैप्टर में से क्या क्या पूछा जा सकता है, इस चैप्टर में से आपसे लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर पूछा जा सकता है, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट पूछा जा सकता है इन क्रॉप्स का। ये आपको क्रॉप्स गिवन है, इनका मेजर प्रोड्यूसर बोला जा सकता है। देखो शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये जो क्रॉप्स है ना, इनके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपसे या लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पूछे जा सकते हैं कि शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, उसे मार्क करो, ठीक है। टी का, कॉफी या फिर रबर, कॉटन, जूट, ऑल दीज क्रॉप्स। तो देखो शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, दिस इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन, ठीक है। सो दिस इज उत्तर प्रदेश, ओके। देन टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, असम, ठीक है। हम सभी जानते हैं असम में टी प्लांटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टी, ठीक है। ये असम है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, दिस इज असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये असम। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये स्टेट, दिस इज असम, ओके। देन कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, कर्नाटका, ये कर्नाटका है, ठीक है, दिस इज कर्नाटका, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफी। तो आपको जो ये क्रॉप्स गिवन है इनकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा इन्हें कौन से स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, या मेजर प्रोड्यूसिंग और दूसरे कौन से स्टेट्स में इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। देन कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं ये ब्लैक सॉइल मिलती है, गुजरात में भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो वहीं पर कॉटन उगाया जाता है एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज महाराष्ट्र। सो दिस इज महाराष्ट्र एंड यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर जूट उगाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, दिस इज कर्नाटका, दिस इज उत्तर प्रदेश, ये वेस्ट बंगाल है, ये असम है, ठीक है। तो ये स्टेट्स तो आपको पता होनी ही चाहिए, जितने भी स्टेट्स हैं कौन सा स्टेट है, दिस यू शुड नो। ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि ये कौन सा स्टेट है, ठीक है। मैप पर आपको ऐसे पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा सकता है। अब ये आएगा आपका एग्रीकल्चर चैप्टर में से, जो आपका एग्रीकल्चर चैप्टर था इसमें से ये दो मैप्स आ सकते हैं। अब आपका आ गया चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में से जो अलग अलग मिनरल्स होंगे उनको आपको लोकेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करेंगे, फिर हम पावर प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले मिनरल्स में आयरन ओर माइंस को आपको लोकेट करना है। ये 5 आयरन ओर्स आपको लोकेट करनी है। आइडेंटिफिकेशन ओनली, तो आपको लोकेट नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। मतलब आपको पहले से ही लोकेट करके देंगे एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी आयरन ओर माइन है। तो ये 5 आयरन ओर माइंस के नाम आपको पता होने चाहिए, कहाँ पर ये लोकेटेड है ये पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन ओर माइन है मयूरभंज। तो मयूरभंज कहाँ पर है? हियर इज मयूरभंज। ठीक है, यहाँ पर ओडिशा में, यहाँ पर बिल्कुल कोने में लोकेटेड है मयूरभंज। ठीक है, दिस इज मयूरभंज आयरन ओर माइन। ठीक है, इसको मैं ट्राइंगल से लोकेट कर रही हूँ। ठीक है, मयूरभंज। देन दुर्ग आयरन ओर माइन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाली साइड, यहाँ पर मध्य प्रदेश के बॉर्डर की साइड है ये दुर्ग आयरन ओर माइन। ठीक है, सो दिस इज दुर्ग, यहाँ पर इसका नेम मैंने लिख दिया। देन इज बेलादिला। बेलादिला भी छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन यहाँ पर नीचे है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर कोने में नीचे छत्तीसगढ़ के, हियर इज बेलादिला आयरन ओर माइन। ठीक है, देन इज बेलारी। तो बेलारी आयरन ओर माइन कहाँ पे? कर्नाटका में। बेलारी ऑल्सो एंड कुद्रेमुखी, दोनों आयरन ओर माइन कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो यहां पर है बेलारी, हियर इज बेलारी आयरन ओर माइन। एंड कुद्रेमुख आयरन ओर माइन कहाँ पे? कर्नाटका में है एंड यहां पर लोकेटेड है बिल्कुल कोस्टल साइड, हियर इज कुद्रेमुख आयरन ओर माइन। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, बिकॉज लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। ठीक है, तो ये 5 आयरन ओर माइंस है, मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेलारी एंड कुद्रेमुख। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोल माइंस। तो ये 4 कोल माइंस हैं, इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए एंड कहां पर ये लोकेटेड है, बिकॉज इनको भी आपको आइडेंटिफाई ही करना है। लोकेट आपको पहले से करके देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये 4 कोल माइंस आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है रानीगंज कोल माइन। रानीगंज कोल माइन कहां पर है? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर पर लोकेटेड है। ठीक है, यहां पर लोकेटेड है रानीगंज कोल माइन। ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज रानीगंज कोल माइन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज बोकारो। बोकारो कोल माइन कहां पर है? झारखंड में है एंड यहां पर रानीगंज के साइड में ही झारखंड, सॉरी ये वेस्ट बंगाल के साइड में ही झारखंड है एंड यहां पर लोकेटेड है बोकारो कोल माइन। ठीक है, दिस इज बोकारो कोल माइन। देन इज टैलशर कोल माइन। टैलशर कोल माइन कहां पर है? ओडिशा में, बिल्कुल यहां पर सेंटर सी में है टैलशर कोल माइन, यहां पर। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर देती हूं मैं। ठीक है, दिस इज टैलचर कोल माइन। देन इज नेवली कोल माइन। नेवली कोल माइन कहां पर है? तमिलनाडु में है एंड यहां पर ये जो उठा हुआ पोर्शन है ना, बाहर निकला हुआ पोर्शन है, इसके ऊपर ही है थोड़ी सी, यहां पर लोकेटेड है ये नेवली कोल माइन। ठीक है, हियर इज द लोकेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये 4 कोल माइन है, रानीगंज, बोकारो, टैलशर एंड नेवली। रानीगंज इज इन वेस्ट बंगाल, बोकारो इज इन झारखंड, टैलशर इज इन ओडिशा एंड नेवली इज इन तमिलनाडु। तो ये 4 कोल माइन, ये आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन मैंने यहाँ पर बता दी है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो कोल माइंस भी हमने देख ली। अब देखते हैं ऑयल फील्ड्स। तो ये 6 ऑयल फील्ड्स आपको पता होनी चाहिए एंड इनको भी आपको आइडेंटिफाई ही करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू लोकेट, आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो सबसे पहली ऑयल फील्ड है दिग्बोई, देन नहरकटिया। तो ये दोनों जो ऑयल फील्ड्स हैं, ये दोनों कहां पर हैं? असम स्टेट में है। दीज 2 आर लोकेटेड इन असम। ठीक है, तो यहां पर असम के बिल्कुल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, यहाँ बॉर्डर पर लोकेटेड है दिग्बोई ऑयल फील्ड। ठीक है, दिस इज दिग्बोई ऑयल फील्ड। देन नहरकटिया, ये भी कहां पर है? ये भी असम में ही है एंड दिग्बोई के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है, यहां पर। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे लोकेटेड है नहरकटिया ऑयल फील्ड। ठीक है, तो ये 2 ऑयल फील्ड्स कहां पर है? असम में ही लोकेटेड है, पास लोकेटेड है। देन मुंबई हाई, बेसिन, कलोल, अंकलेश्वर, ये बाकी ये जो 4 ऑयल फील्ड्स है ना, ये भी बहुत ही पास लोकेटेड है। देखो मुंबई हाई एंड बेसिन, ये दोनों कहां पर है? ओशन में है। दीज आर लोकेटेड इन द सी। ओके, यहां पर है बसीन एंड इसके बिल्कुल नीचे है मुंबई हाई। ठीक है, दिस इज बेसिन ऑयल फील्ड
एंड दिस, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है मुंबई हाई ऑयल फील्ड, मुंबई हाई, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ है, सी में लोकेटेड है, वाटर बॉडी में लोकेटेड है। देन इज कलोल एंड अंकलेश्वर, तो कलोल ऑयल फील्ड कहाँ पर है, गुजरात में लोकेटेड है, यहाँ पर, ठीक है। हियर इज द लोकेशन ऑफ कलोल ऑयल फील्ड, ठीक है, ये आपका कलोल ऑयल फील्ड। देन इज अंकलेश्वर ऑयल फील्ड, ये कहाँ पर है, ये भी गुजरात में लोकेटेड है एंड इसके यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पर, ठीक है, कोस्टल एरिया में यहाँ पर ये अंकलेश्वर ऑयल फील्ड लोकेटेड है, ठीक है। स्पेलिंग है इसकी AN, अंकलेश्वर, ठीक है। तो ये 6 ऑयल फील्ड्स हैं, यहाँ पर देखो पास पास लोकेटेड है। 4 आपकी जो ऑयल फील्ड्स हैं वो तो गुजरात में, 2 तो गुजरात में ही है, कलोल एंड अंकलेश्वर ऑयल फील्ड। देन बसीन एंड मुंबई हाई, ये दोनों कहाँ है, वाटर बॉडी में लोकेटेड है, महाराष्ट्र के आगे बसीन एंड मुंबई हाई, ऊपर बसीन है देन नीचे मुंबई हाई। एंड दिग्बोई एंड नहरकतिया, ये दोनों जो ऑयल फील्ड है ये असम में लोकेटेड है, ऊपर है दिग्बोई एंड उसके जस्ट बिलो है नहरकतिया ऑयल फील्ड। तो ये 6 ऑयल फील्ड्स ऐसे हमने लोकेट कर दी, आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब हम बात करेंगे, ऑयल फील्ड्स हमने देख लिए, अब हम पावर प्लांट्स की बात करेंगे। पावर प्लांट्स में हम थर्मल पावर प्लांट्स देखेंगे एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखेंगे। ये दोनों पावर प्लांट्स आपको लोकेट करने हैं, ठीक है। एंड लोकेट एंड लेबल, मतलब इनको आपको लोकेट करना है, लेबल करने के लिए बोला जा सकता है, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको नाम बताएंगे एंड आपको लोकेट करके लेबल करना होगा, ठीक है। तो जो पावर प्लांट्स है उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, उनको लोकेट करना आना चाहिए एंड देन उनको लेबल भी करना है, ठीक है। सो थर्मल पावर प्लांट की सबसे पहले बात करते हैं। 3 थर्मल पावर प्लांट आपको पता होने चाहिए, नमरूप, सिंगरौली एंड रामागुंडम। तो ये 3 थर्मल पावर प्लांट्स आपको पता होने चाहिए एंड इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इनको लोकेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले है नमरूप थर्मल पावर प्लांट, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये असम में लोकेटेड है, असम के बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर पर, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है नमरूप थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। मैं इसको ऐसे सर्कल से ड्रॉ कर रही हूँ। देखो अभी तो मैं जितनी भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितनी भी चीज़ें, वो अभी तक मैंने ऐसे सर्कल से लोकेट करी हैं, लेकिन आपके पास तो एक ही मैप होगा, उस मैप में आपको काफ़ी सारी चीज़ें लोकेट करनी होगी, तो आप अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करोगे। जैसे किसी में आप सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करोगे, किसी को ट्राइंगल से, ठीक है, किसी को ट्राइंगल से, किसी को स्क्वायर से, किसी को स्टार से, तो अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करोगे जितनी अलग चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी है। मतलब आपको सी पोर्ट रिप्रेजेंट करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स लोकेट करने, तो इन तीनों के लिए आप अलग सिंबल्स का यूज़ करोगे, ठीक है। मैं अलग अलग मैप्स पे ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर सर्कल का ही यूज कर रही हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोकेटेड है नमरूप पावर प्लांट, सॉरी नमरूप थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। देन सेकेंड वन इज सिंगरौली। सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है एंड मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो इसका बिल्कुल बॉर्डर है ना, यहाँ पर लोकेटेड है ये सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। देन थर्ड वन इज रामागुंडम, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये तेलंगाना में लोकेटेड है, यहाँ पर सेंटर सी में लोकेटेड है रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये 3 थर्मल पावर प्लांट है, इनकी लोकेशन, इनको लोकेट करना आपको आना चाहिए, नमरूप, सिंगरौली एंड रामागुंडम। नमरूप लोकेटेड है असम में, सिंगरौली इज इन मध्य प्रदेश एंड रामागुंडम इज इन तेलंगाना, ठीक है। तो ये 3 थर्मल पावर प्लांट्स हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो आपको 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, नरोरा, काकरपारा, तारापुर एंड कलपक्कम, ठीक है। इनको लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है नरोरा पावर प्लांट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दिस इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन इज काकरपारा, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है काकरपारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन तारापुर, ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल महाराष्ट्र एंड गुजरात के बॉर्डर पर यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। दिस इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बिल्कुल यहाँ पर गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पर लोकेटेड है। देन इज कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, यहाँ पर, ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, यहाँ पर लोकेटेड है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट।
ठीक है, तो ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, नरोरा, ककरपारा, तारापुर एंड कल्पक्कम। नरोरा है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों है गुजरात में, तारापुर गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, एंड कल्पक्कम इज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमने देख लिए। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। हमने चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के भी सारे मैप्स देख लिए। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। इसमें मेनली आपके पास क्या आएगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो है उनको लोकेट करना है एंड लेबल करना है। तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर आपको लोकेट करना होगा इन पार्क्स को एंड देन लेबल भी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स मतलब वो सिटीज, वो सेंटर्स जो एक टाइप से टेक्नोलॉजिकल हब बन चुके हैं। ठीक है, एक टाइप से वहां पर इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर की काफी ग्रोथ है, वो है आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो ये 8 मेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आपको गिवन है। इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इनको लोकेट करना आना चाहिए एंड लेबल भी करना है। तो सबसे पहले है नोएडा, देन गांधीनगर। तो नोएडा कहां पर है, नोएडा दिल्ली के बिल्कुल पास में है। यहाँ पर ये दिल्ली है, इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पर लोकेटेड है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। ठीक है, हियर दिस इज नोएडा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। देन गांधीनगर। गांधीनगर क्या है, गुजरात की कैपिटल है, तो ये गुजरात में लोकेटेड है यहां पर। ठीक है, यहां पर लोकेटेड है गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। ठीक है, यहां पर मैं इसकी स्पेलिंग लिख रही हूं, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। देन इज मुंबई एंड पुणे। मुंबई एंड पुणे दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं एंड पास पास में ही है मुंबई एंड पुणे। देखो मुंबई लोकेटेड है यहाँ पर बिल्कुल कोस्टल एरिया में। ठीक है, सी के किनारे हैं यहाँ पर मुंबई, एंड देन इसके नीचे लोकेटेड है पुणे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा अंदर वाली साइड है एंड दिस इज पुणे। ठीक है, देन ये दोनों क्या है, ये दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड है। देन इज हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, कहां पर है, तेलंगाना में है। ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल है। सो हियर इज हैदराबाद, यहां पर लोकेटेड है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के बाद है बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है, कर्नाटका की कैपिटल है एंड इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी बोलते हैं। ओके, हियर इज द बेंगलुरु कहां पर है, कर्नाटका में लोकेटेड है, यहां पर बिल्कुल कर्नाटका के बॉर्डर पर यहां पर लोकेटेड है बेंगलुरु। ठीक है, इसको मैं इस साइड लिख रही हूं, दिस इज बेंगलुरु। ओके, देन इज चेन्नई। चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल है एंड इट इज लोकेटेड हेयर, यहां पर बिल्कुल तमिलनाडु के कोने में एंड कोस्टल एरिया में चेन्नई लोकेटेड है। ठीक है, कोस्ट पर लोकेटेड है चेन्नई। देन इज थिरुवनंतपुरम। ये क्या है, ये केरला की कैपिटल है एंड बिल्कुल यहाँ पर एंड में, इंडिया के बिल्कुल जो एंड है यहाँ पर लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर मैं इसकी स्पेलिंग नहीं लिख रही, बहुत लंबी है। सो दिस इज तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल केरला के एंड में कोने पर लोकेटेड है। ठीक है, तो सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स को मैंने लेबल कर दिया। 8 हैं टोटल एंड उनको लोकेट करना आना चाहिए, लेबल करना आना चाहिए। नोएडा, देन गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये हो गई, आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मैप। तो ये चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से आपका सिर्फ यही मैप आएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क को लेकर। अब आपका चैप्टर नंबर 7 है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में से आपके सी पोर्ट्स आएंगे एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजर पोर्ट्स की, मतलब जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको लोकेट भी करना है, लेबल भी करना है। ओके, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, आपको नाम दे देंगे एंड आपको लोकेट करना होगा, देन उन्हें लेबल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर सी पोर्ट्स देख लेते हैं, फिर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखेंगे। तो ये टोटल 10 सी पोर्ट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इनके नेम्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले है कांडला सी पोर्ट। ये कहां पर है, ये गुजरात में लोकेटेड है, यहां पर। ठीक है, गुजरात के यहां पर बिल्कुल कोस्टल एरिया में, कोस्ट पर लोकेटेड है कांडला सी पोर्ट। ठीक है, यहां पर। ठीक है, इसका नेम मैंने यहां लिख दिया, कांडला सी पोर्ट। देन इज मुंबई। मुंबई सी पोर्ट, ये कहां पर लोकेटेड है, जहां पर मुंबई है, यहां पर है ना, यहां पर लोकेटेड है मुंबई सी पोर्ट। एंड इस सी पोर्ट का नाम क्या है, इस सी पोर्ट का नाम है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। ठीक है, मुंबई में जो सी पोर्ट है। देन इज मारमगांव। ये कहां पर है, ये गोवा में लोकेटेड है, यहां पर। ठीक है, गोवा यहां पर है, यहां पर ही लोकेटेड है ये मारमगांव सी पोर्ट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग
मारमगांव सी पोर्ट लोकेटेड इन गोवा। देन इज न्यू मैंगलोर, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है, कर्नाटका के यहाँ पर बिल्कुल कोने में, कोस्ट पर ये लोकेटेड है न्यू मैंगलोर सी पोर्ट, ठीक है, दिस इज न्यू मैंगलोर, ओके। देन इज यहां पर स्पेलिंग गलत है, MAGALORE, ठीक है, दिस इज न्यू मैंगलोर सी पोर्ट। देन इज कोची एंड टूटिकोरिन, तो कोची कहां पर है, ये लोकेटेड है केरला में, यहां पर लोकेटेड है कोची सी पोर्ट, ठीक है, केरला में, ठीक है। देन इज टूटिकोरिन, ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है, यहां पर लोकेटेड है टूटिकोरिन सी पोर्ट लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। देन इज चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, चेन्नई कहां पर है, तमिलनाडु में ही, उसकी कैपिटल है, सो हियर इज चेन्नई सी पोर्ट, ठीक है। देन इज विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहां पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, तो यहां पर लोकेटेड है विशाखापट्टनम सी पोर्ट, ठीक है, ये होगा आपका विशाखापट्टनम सी पोर्ट। देन इज पाराद्वीप एंड हल्दिया, तो पाराद्वीप कहां पर है, ये ओडिशा में लोकेटेड है, यहां पर, ठीक है, हियर इज द लोकेशन ऑफ पाराद्वीप सी पोर्ट। देन इज हल्दिया, ये कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, यहां पर इसके कोस्ट पर लोकेटेड है हल्दिया सी पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नेम लिख दिया। तो ये आपके सारे सी पोर्ट्स मैंने लोकेट कर दिए। अब देखो सी पोर्ट्स हैं तो ऑब्वियसली वो कोस्ट पर लोकेटेड होंगे, बिकॉज वहीं से सारा कुछ ट्रेड होगा, सामान का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होगा। तो ये सारे जो सी पोर्ट्स हैं ये कोस्ट पर ही लोकेटेड हैं। कांडला से स्टार्ट करेंगे, ये गुजरात में है, देन मुंबई, देन मारमगांव, देन न्यू मैंगलोर, कोची, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप एंड हल्दिया। तो ये सारे सी पोर्ट्स हो गए आपके जो मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिए, ठीक है। तो ये हमने मेजर सी पोर्ट्स देखे, टोटल 10 है, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए एंड नेम्स क्लियर होने चाहिए कौन से स्टेट में लोकेटेड है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। तो ये आपके टोटल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इनको लोकेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अमृतसर में है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो आपको सिटी का नाम गिवन है एंड उसमें कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नाम गिवन है, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। अमृतसर में राजा सांसी या फिर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन इज दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, सभी को पता है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देन मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सिटीज के नेम गिवन है एंड एयरपोर्ट के नेम गिवन है, दोनों आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अमृतसर की बात करते हैं। अमृतसर कहां पर है, यहाँ पर पंजाब के बॉर्डर पर लोकेटेड है अमृतसर। तो मैं सिर्फ सिटी का नाम लिख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सारा नाम मैं नहीं लिख सकती, आपको जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी याद रखना है। तो अमृतसर में राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर है दिल्ली एंड इसी में दिल्ली में ही लोकेटेड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो हियर इज मुंबई एंड यहाँ पर है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। देन इज चेन्नई एंड कोलकाता, चेन्नई में है मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर चेन्नई लोकेटेड है एंड इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो कोलकाता यहाँ पर लोकेटेड है। तो मैं सिर्फ सिटी का नाम लिख रही हूँ, आपको एयरपोर्ट का नाम भी याद रखना है, बिकॉज वही आप उसका नाम पूरा आपको लिखना पड़ेगा जब आप मैप में लोकेट करोगे। देन हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर लोकेटेड है हैदराबाद एंड यही है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे हमने 6 के 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लोकेट कर दिया इंडियन मैप पर। सबसे पहले अमृतसर में, देन दिल्ली में, देन मुंबई में, देन हैदराबाद में, चेन्नई में एंड कोलकाता में, ठीक है। 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, सब आपको नाम याद रखना है, सिटी ऑल्सो, नेम ऑल्सो, ठीक है। तो ये लास्ट मैप था आपके चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। तो ये आपके जो लास्ट चैप्टर था उसमें से 2 मैप्स आएंगे, सी पोर्ट्स पे एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, ठीक है। तो हमने सारे मैप्स को फिनिश कर लिया, आपके जियोग्राफी के भी हमने सारे मैप्स को अच्छे से डिस्कस किया एंड हिस्ट्री के भी सभी मैप्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, सभी को हमने लोकेट किया। So I hope that this video was helpful for you. If you found it helpful, then share it with your friends. That's all. Thank you so much.